तो समझ जाएगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाती है, ना इधर गिरती ना उधर गिरती। आपकी प्रैक्टिस देख लो, ठीक है ना। जैसे मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ये गिर जाएगा, ये इधर सदेगा नहीं। अभी आप बस इतना समझो, क्योंकि फिजिक्स नहीं है होती हर किसी के पास। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पे कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, एक जादू दिखाता हूँ सेंटर ऑफ मास की। आप अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे रखिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो स्केल है ये लगभग 30 सेंटीमीटर तो इसमें बने हुए हैं, 30 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर यहाँ तक बने हुए हैं और 2-4 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा मान लो तो लगभग 32 मान लो तो 16 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। 16 सेंटीमीटर पर आप देखिए, 16 सेंटीमीटर पर जो भी 0 सेंटीमीटर पर अगल बगल में आप मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी अपने साथ कर सकते हो, ये स्किल सबके पास होता है, ये बैलेंस हो गई। आप देखिए सेंटर ऑफ मास ढूंढने का एक स्टाइलिश तरीका बताता हूँ। ये बॉडी ली मैंने, दोनों उंगलियों पे साथ लिया। अब दोनों उंगली स्लोली स्लोली, सीधे, ऐसे नहीं, टेढ़ा भी नहीं, ऐसे भी नहीं, स्लोली स्लोली मूव करिए एक दूसरे की ओर। यू विल फाइंड दैट बोथ फिंगर इसमें will meet each other at the point of center of mass। ये देखिए कैमरे में नहीं आ पा रहा, पॉइंट देख सकते हो, खुद करके देख लीजिए। ये सेंटर ऑफ मास पे आ गया। फिर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों उंगली मैंने हैंड्स पर रखी, दोनों उंगलियों को मूव करो, दोनों उंगलियों को मूव करो, मूव करो, मूव करो, मूव करो। और जब ये मिलेंगी ना तो ये सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगी। फिर इसमें अब आप सोच रहे हो इसमें क्या ट्रिक बता दी मैंने, देखिए जादू ट्रिक देखिए। यदि मैं एक उंगली यहाँ रखता हूँ, एक उंगली और एक उंगली को यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, यानी इस सिमेट्रिकल मूवमेंट नहीं है। पहले मैंने दोनों उंगलियों को कॉर्नर से स्टार्ट किया था मूव करना और दोनों बीच में आके मिली। लेकिन अब देखिए यदि मैं एक उंगली यहाँ रखता हूँ और एक उंगली एंड पे रखता हूँ और फिर आप अपनी उंगलियों को मूव करते हो बेटा, सॉरी ठीक है, दोनों उंगलियों को मूव करते हो तो यू विल फाइंड अगेन कि ये दोनों उंगलियां मिलेंगी सेंटर ऑफ मास पर ही, यानी जो पॉइंट है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। फिर से मैंने क्या किया, एक उंगली मैं यहाँ रखता हूँ, एक उंगली इस किनारे पे रखता हूँ। ठीक है, दोनों उंगलियों को मूव कर रहा हूं मैं, इसमें कोई ट्रिक और चालाकी चंट बना नहीं है, एफर्टलेस, आप खुद करके देख सकते हो। दोनों उंगलियों ने कसम खा रखी है कि मिलेंगे तो 16 सेंटीमीटर पर ही मिलेंगे। देखा, 16 सेंटीमीटर पर ही मिले। ठीक, अब इससे क्या दिखाने आया था, ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, इसका वजन इधर की साइड ज्यादा है, इधर की साइड कम है। ठीक है, तो अब मैं यदि दोनों उंगलियों पे टिकाता हूं और मूव करता हूं तो ये बीचों बीच नहीं मिलेंगी। ये देखिए जब ये रॉड यूनिफॉर्म थी, देखिए क्या आगे बढ़ रहा है, तो ये बीचों बीच ऐसे दिखेगी, यहाँ पे बैलेंस थी बीचों बीच ना, इधर से देखी ना इधर। लेकिन यदि इस रॉड पे मैं कहीं वजन रख दूं, देखो मैंने थोड़ा सा वजन रख दिया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, जहां वजन ज्यादा होगा। चेक करते हैं, जहां वजन ज्यादा होगा मेरी उंगलियां वहां शिफ्ट हो जाएंगी। यदि दोनों उंगलियां करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, दोनों उंगलियां मूव कर रहा हूँ। आपको कोई भी उंगलियां मूव करते समय कोई बुद्धि लगानी नहीं है, कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी। आप देखिए बेटा मेरी दोनों उंगलियां कहाँ मूव, कहाँ मिली है, इस बार बीचों बीच नहीं मिली है, बीचों बीच नहीं मिली है, कहाँ आके मिली है, सेंटर ऑफ मास पे मिली है, सेंटर ऑफ मास पे। देखिए बेटा फिर से अगेन, एक उंगली मेरी यहाँ पर है, एक उंगली यहाँ पर है, ठीक है। और इस टॉपिक से जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो पता ही है कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो देखिए मेरी ये उंगली, मैं कोशिश दोनों उंगलियों की कर रहा हूँ, कोशिश दोनों उंगलियों के लिए कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई चालाकी नहीं चल रहा हूँ। आप अपने घर पे वाइपर वगैरह लेके कर सकते हो। ये दोनों उंगलियां कहाँ पे मिली, सेंटर ऑफ मास पे, जबकि ये पॉइंट बीचों बीच बोल सकते नहीं ऐसे दो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। चलिए जैसे सपोज करो मैं इसमें ही लेता हूँ ये, फिर एक और चीज और बताई थी मेरी दोनों उंगलियां कहाँ मिल रही थी, मेरी दोनों उंगलियां बीचों बीच सेंटर ऑफ मास पे मिल रही थी। यदि मैं इसमें कोई वजन रख देता हूँ, सपोज करो मैंने ये वजन काफी ज्यादा वजन हो गया तो ये वजन रख देता हूँ, ये कहानी होती है। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, इसी को मुझे तैयारी पहले करके लेनी चाहिए थी, कोई नहीं, मैं इसी को रख देता हूँ वजन। अब ये मेरी जब दोनों उंगलियां मूव करेंगी ना, आप देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, अब की बार दोनों उंगलियां कहाँ शिफ्ट हो गई, कहाँ शिफ्ट हो गई दोनों उंगलियां, यानी जहां वजन ज्यादा था सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो गया। अभी रुको रुको, अभी रुको, देखिए तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, यदि कोई बॉडी को आप इस तरीके से मूव करोगे तो उंगलियां हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगी, सेंटर ऑफ मास। यदि एक उंगली आप यहां से स्टार्ट करो, एक यहां से स्टार्ट कर दो, फिर भी ये दोनों उंगलियां सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगी।
अब कहानी में एक और काला जादू। हाँ, अच्छा ठीक। काला जादू ये कि आप एक फालतू का मंत्र पढ़ देना, बुम 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 ओम आबराकाडाबरा, ये है ना दोनों। पता है सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है। अब मैंने दोनों उंगलियों से एक सेंटर ऑफ मास की पॉइंट ढूंढ लिया। अब जब आप इन दोनों उंगलियों से वापस जाने के लिए कहोगे, वापस जाने के लिए, तो पता है इन दोनों में से सिर्फ एक उंगली ही मूव करेगी और एक उंगली वहीं रह जाएगी। जब हम कन्वर्जन वही उंगली वहीं रह जाएगी जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर होगी या सेंटर ऑफ मास के सबसे करीब होगी। अब मैं दोनों उंगलियों को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी, मैं इसमें कोई चालाकी नहीं चल रहा हूँ। मेरी ये उंगली तो हिली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर था। मैंने क्या बताया, समझो कि मैंने ये दोनों उंगलियां ली, दोनों को पास लाया, अपने आप ही वो सेंटर ऑफ मास की ओर आती है। लेकिन सेंटर ऑफ मास इन दोनों उंगलियों के जिसके सबसे ज्यादा करीब होगा। अब यदि मैं इन दोनों उंगलियों से, आप फालतू का मंत्र पढ़ देना है ना, और आप बोलना क्या कहते हैं कि मैंने तेरी एक उंगली को पॉज कर दिया, तेरी एक उंगली हिलेगी नहीं। बिलीव मी, जब आप इन दोनों उंगलियों को वापस ले जाने की कोशिश करोगे, वापस दोनों कोशिश करोगे वापस ले जाने की, तो इसमें से एक उंगली मूव ही नहीं करेगी। जो पीछे की जीरो होती है, यदि आप रॉड को बैलेंस रखते हो तो रॉड को बैलेंस रखते हो तो यूं पास ले आया, ठीक है। अब एक उंगली को मैं मूव करता हूं तो इस बार ये वाली उंगली मूव करी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। ये आप इस नंबर को वाइपर में, हाँ मैं सच्ची बेटा, मैं झाड़ू लगाने नहीं आया था, मैं तो सेंटर ऑफ मास बताने आया था। ये दो उंगलियां, ठीक है, ठीक, ये दो उंगलियों से मैंने ऐसे करके मूवमेंट किया, थोड़ी थोड़ी ये किसकी ज्यादा सी, ये वाली किसकी, मिल गया, ठीक है। तो आप देता हूँ, रॉड हिल रही है। अब सेंटर ऑफ मास जिसके सबसे ज्यादा करीब होगा वो वाली उंगली, अब मैं वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ उंगलियों को, दोनों उंगलियों को उधर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक उंगली मूव नहीं करी, एक उंगली के अलावा कोई नहीं देखेगा। और ये कोई काला जादू नहीं है, ये आप खुद घर पे करके देख सकते हो। लेकिन अब देखिए, सिंपल ट्रिक सेंटर ऑफ मास शायद हर किसी को समझ में आया होगा, फिजिक्स हर किसी पे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास वर्ड को मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, ठीक है। तो मैं इससे सेंटर ऑफ मास समझाने आया था। और यदि मेरी एक्टिविटी सफल हो गई होगी, आपने करके देखो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में भी ये लिखो कि हाँ कि एग्जैक्टली आपके साथ भी यही हुआ। तो आपने पहले भी थे और प्लस तो बहुत पहले सिखा दिया था छोटे बच्चे को। फिजिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ने बचा लिया, नहीं तो इज्जत का फायदा होने वाला था। आज यही ऑपरेशन, थैंक गॉड, आपको सिग्निफिकेंट फिगर के सिनारियो पे देखने हैं, समझने हैं। आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी लेके बैठते हो कि नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी, हेलो एवरीवन, तो तक्षशिला में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विशाल सर है और आज हम मैथमेटिक्स की एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। एक है जीरो से एडवांस तक लेके जाएंगे, जीरो से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो पहले सब अपनी पेटी बांध के बैठ जाएगा। क्यों बांध के बैठनी है? क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में गिर ना जाए, और दूसरी बात ये है कि वही सफर का मजा बताने वाला है। इसलिए पेन और पेपर आप लेके बैठे तो भी अच्छी बात नहीं है, और नहीं लगे बैठे तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अपन तो आजकल टाइम कैसे चल रहा है, करेंगे स्मार्ट स्टडी करेंगे और फाड़ देंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले। जो पहला लेक्चर हमारा होगा ना, वो बेसिक मैथमेटिक्स का होगा। तो मैं बता देता हूँ 11th वाले बच्चों को, 12th वाले बच्चों को कंफ्यूज ना कि भैया आपको शुरू में स्टार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं, 12th वाले भी ऐसा होते हैं पहले में, हालांकि इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बता देता हूँ आपको, अगर बच्चों को पूछ लिया जाए ना ऐसे ही कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट एग्जाम आ रहा था 4 ऑप्शन में कि कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, कोप्राइम नंबर होगा, रिलेटिव नंबर होगा, ये नंबर कौन सा होगा बता दो हमें। बच्चा वहां ढेर हो जाता है, पता ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के चला गया और उनको नंबर नहीं पता कि नंबर क्या होता है। चलिए अब पहला बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे तो आपका नंबर सिस्टम क्लियर कराऊंगा, मैं आपका थ्योरम्स क्लियर करूंगा, 11th की नजर से हमने कभी नहीं देखा। रेशियो के फंक्शन से वो रेशियो क्लियर करवाऊंगा और साथ साथ में अलजेब्रिक फार्मूला है वो भी क्लियर करवाऊंगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स की, ठीक है। सोच के देखो, बेसिक मैथमेटिक्स हेडिंग डाल लीजिए, सच्चाई है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। यही अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कल क्या मैं मूवी देख रहा अनसर्टेन था, मूवी में चक्कर ये बड़ा मेरे अपना जो गब्बर है ना, सोलह मूवी आ रही थी सोनी मैक्स पे, अपना जो गब्बर है ना वो सामा से पूछता है भाई कितने आदमी, तो सारा सामा गया है जिसकी क्षमता यूं हो गया कि उसे बंदूक चलाना आता है, उसे नंबर कोई अच्छा स्किल होता तो एक क्या होता है, दो क्या होता है, तीन क्या होता है, सारा बोखला गया वहां पर हम श्योर तो नहीं है। वहां से उसको एक बात पता चली जब हम नेचर में जितने भी चीजें ना उनको काउंट करने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहां से हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी ताकि नेचर में कोई भी चीज हो ताकि हम उसे गिन सकें। तो सबसे पहला ऑप्शन बोले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों बोला गया? क्योंकि नेचर में जितनी भी चीजें हम उनको काउंट कर सकें। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हिंदी में हमारे यहाँ कंफ्यूज ना हो तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले। हाँ तो अभी मुद्दा नेचुरल नंबर, अभी ये सब छोड़ो, ये सब बात की बात है।
नंबर भैया नॉन ही है, नंबर तो बैलेंस बनाने के लिए नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नहीं सोचते सर यदि साइकिल मुझे कभी रिप्रेजेंटेड बाय अपोजिट डायरेक्शन में ले जानी पड़ी तो कभी मुझे साइकिल स्टार्ट कर दो। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर आप काउंटिंग कैसे करोगे? आप बोलोगे भैया जी मेरे पास अभी दो हैं, रूल समझिए मेरे पास 4 हैं, मेरे पास 1 है, तो अपन 1 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे? जहां तक अपनी सोच है, मतलब इंफिनिटी तक जाएंगे जहां तक हम सोच सकते हैं, ठीक है? आपको ये तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है डिजिट हैड टू, जब आप फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करोगे और इंफिनिटी जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक हमारा नेचुरल नंबर चला जाता है। जो भी है सेंटीमीटर अब क्या हो भैया जी, जय जो वीरू है ना, जय वीरू अपने बड़ा रूल ये है मारने में कि ड्यूरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मार दिए आंसर डेसिमल के बाद उतनी डिजिट छोड़ोगे तो फिर उसने क्या किया? गब्बर अपने जय के बाद उतने गब्बर कितने आदमी तो साल गब्बर उतनी डिजिट तो छोड़ोगे गिनती आती थी 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे बताया कि भैया मेरे पास कुछ बचा ही? तो फिर एक और बात पता चली कि भैया जी जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो एक और नंबर मेरे पास में आएगा और वो है 0। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है, तो फिर काउंटिंग में हम एक और नंबर की जरूरत पड़ी। तो अभी हमने बोला कि भैया जैसे हमारे पास 0 आया हम हर एक चीज को गिन सकते हैं। तो फिर हमने बोला कि भैया जी हमारे नंबर है वो पूर्ण हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने नंबर्स को बोला वूल नंबर। क्या बोला? वूल नंबर, जिसमें सबसे कम डिजिट है उसका हेडिंग डाली जिसमें सबसे कम डिजिट है, जिसके बाद डेसिमल के बाद सबसे कम भैया जी रिप्रेजेंट किसे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के बाद कम डिजिट हो। W इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वूल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नॉर्मल से ठीक है, इसके अंदर अपन 0 और 8 कर देंगे तो वूल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। वूल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? अपना वूल नंबर स्टार्ट होगा। चलिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा बड़ा बिगड़ा जा रहा है। मैं आपसे कहूं मान लो मैंने कहा 3.05 यहां से बात क्लियर हो गई, अब नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, वूल नंबर और क्लियर हो यहाँ गया। जोड़ने को कहा 1. अब एक बात ये पता चली, मैंने कहा यहाँ पे इस दुनिया में ना 2.5 हर चीज पॉजिटिव होती है। अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होती ठीक है। ये राम का रावण भी था, तो पहले कृष्ण का कंस भी था। इसी प्रकार से पॉजिटिव का नेगेटिव भी होगा। तो वहां से हमारे पास में एक और नया नंबर निकल गया है जिसे अपन बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब नए एडिंग डाल दीजिएगा इंटीजर्स। 3 के एडिंग करना के लिए इंटीजर्स के ऊपर, लेकिन हम 0 ही मान के एज्यूम करके जोड़ देते हैं। 7 5 से 2 7 ये इसी एडिंग में डालता हूं इंटीजर्स 3। अच्छा एक काम करो, अभी इसे 4 ले लो क्योंकि अभी इसमें एक भसड़ रहेगी। इंटीजर नंबर, ठीक है, वो बात में अगर बात को इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? टोटल कर लिया, यही है टोटल। इंटीजर्स होता है रिप्रेजेंट, टोटल कर लिया यही तो आएगा। लेकिन जब आप आंसर रिपोर्ट करोगे और कैपिटल जे, बताइए इसमें डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है 2 3 या इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? ये जेड है ना, आगे आपको आगे जाकर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। समझ में आया? जेड है ना, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको कितनी सिर्फ जेड ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास में ऐसा सिंबल अच्छा, है। अभी मैं इस जेड तो होगा लेकिन बीच में कटा होगा। बहुत लोगों को याद नहीं होता, आपको याद रखना, और बुक्स में भी कई बार गलत बता देते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड होता है वो बीच में से आधा कटा हुआ होता है। ठीक है, तो इंटीजर की बात करते हैं। अब आपसे कहा हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इंटीजर में क्या होगा? अपने पास कहां तक नंबर था? अपने पास यही तो आया। लेकिन जब आप आंसर रिपोर्ट करोगे इसका मतलब आपको ये वाली डिजिट, जैसे इसमें ये वाली डिजिट ड्रॉप लेकिन लोगों को पता चला कि मैं इसका पॉजिटिव कर सकता हूं, तो वहां से हमारे पास में नए नंबर सिस्टम निकल गया है। नेगेटिव नंबर, जब नेगेटिव नंबर को वूल नंबर में मैंने ऐड किया तो अपने पास में क्या है? इंटीजर्स कंप्लीट आ गया। मैं फिर से लिख देता हूं -1। इन्हीं को मैंने ये नेगेटिव में ड्रॉप लिखा करनी है, -1 ये हटानी है। लेकिन एक चीज जो आपकी पड़ी हुई है, टेंशन मत लो, जिस डिजिट को यदि ड्रॉप कर रहे हो और यदि वहां राउंड ऑफ का भी इधर से जो इधर वाले जो भी नंबर है अपने पास में, तो अब ये आपका आंसर 5.38 लिखा जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉप द नंबर डिजिट 7। ये 7 ड्रॉप करनी है। और आप सब जानते हो यदि ये नंबर जीरो के इधर वाले जितने भी नंबर है उनको अपन बोलेंगे, समझा दूंगा दोबारा, इतना तो सब जानते हैं ना। यदि ये नंबर 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो भैया जी जीरो और यदि क्या ये है? नंबर 5 से जीरो छोटा का है चक्कर पड़ गया ना, प्रीवियस ये डिजिट जीरो है ना पॉजिटिव अनचेंज ना तो नेगेटिव। अब बताइए एक बार इन दोनों टोटल को आपको अपन को कैसे पता लगेगा कि ना पॉजिटिव आता ना नेगेटिव? एक बार क्या हुआ, एक गांव वाले आदमी ने खड़ा होके गांव के बाहर गया, वो आगे ना उसने हल्ला किया, राउंड ऑफ जितने भी नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर वो सारे एक साइड में आ जाओ। आपके सबसे दिमाग में पहला क्वेश्चन बनता आ रहा है है यदि यहाँ 5 जीरो, हुआ आप तो लिख लीजिएगा इधर, यदि खुद 5 हुआ है ना, नहीं आया, क्या चीज नहीं आई इसका? वो राउंड ऑफ ये चीज नहीं आई डेसिमल। हल्ला किया गया ना भाई, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या? तो सबसे पहले जीरो निकल गया आपके पास में। डेसिमल के इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि राउंड ऑफ नहीं आया। आप ऐसे लिख लीजिए जीरो, जीरो के बाद में सबसे पहले ही जीरो ही आया, उसके बाद में नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव वाले, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है हमारे पास, तो -1 -2 चलिए चला जाएगा। यहाँ पे बता दीजिए, उसके बाद में कुछ बता देता हूँ। नॉन पॉजिटिव के बाद में भैया जी राउंड ऑफ कभी नहीं आया, ठीक है बोला गया।
पॉजिटिव हो गया, मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। आज से हम क्या करेंगे, हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बुलाएंगे। मुझे नहीं पता, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। राउंड ऑफ कभी यूज नहीं हुआ आपकी लाइफ में? GATI नॉन नेगेटिव टाइप कर बेटा। तो जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को बुलाया गया ना, तो भी जीरो सबसे पहले ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ना जीरो पॉजिटिव, कोई आंसर ना जीरो नेगेटिव। अगर आपको बोले पॉजिटिव इंटीजर्स, चलिए मैं पहले राउंड ऑफ समझाता हूँ। स्टार्ट करके इन्फिनिट तक जाना। हुआ है, सिल्की ने रिप्लाई दिया, अर्शिका ने नहीं। चलिए पहले मैं राउंड ऑफ समझा देता हूँ, यानी मेन समस्या इसको अपन को पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट नहीं करना, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, मैं एक और समझा देता हूँ, देखिए 0 1 2 3 तो ये हमारा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट से करते हैं, रिप्रेजेंट बाय आई और जेड में आपको बता चुका हूं कॉम्प्लेक्स नंबर कि अपना आंसर बी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो आधा कटा हुआ होता है। आपसे ये इंटीजर माइनस कि आपको इंफिनिटी से लास्ट स्टार्ट वाली होता है, डिजिट राउंड इंफिनिटी ऑफ जाएगा करनी है। पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, एक से माइनस जीरो से वाले माइनस इंटीजर्स, ये डिजिट ड्रॉप और जीरो जो अपना है वो ना पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। चलो ठीक है। अब क्या है ना भैया जी, ये दो नंबर अपनी जिंदगी है ना, आपसे कहा कि ये दोनों नंबर सब डेसिमल के दो प्लेस तक हम भी खुश, तो यानी दुनिया भी ये खुश, हम भी दो मजे ले रहे हैं, और दुनिया भी ये मजे ले रही डिजिट ड्रॉप करनी है। अब तो दिक्कत वो क्या होता है दिक्कत क्या जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे भैया जी ना, हो, यदि वो 5 ये से जो बड़ी माने जाती है ना, तो इससे इसकी पिछला क्या वाला आदत नंबर बहुत बढ़ खराब जाता है। ये क्या हर चीज में मस्ती करती है। इसको एक बंदा आया, उसने क्या किया, रूल उसने चला कोशिश हुआ आ रहा है बस। की मैं इंटीजर में, यदि ये नंबर 5 से बड़ा है तो क्या क्या इंटीजर में, और यदि ये नंबर कौन सा नंबर जिस डिजिट को दो आप भी इंटीजर ड्रॉप मतलब कर तीन भी इंटीजर, मैंने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या है, हो सकता है इसके आगे मतलब और भी 5 भी नंबर होने, इंटीजर। उससे कोई मतलब नहीं होता। उसको ये बात हो पता सकता है यहाँ लगी पे कि इंटीजर में 9 मैंने इंटीजर को जोड़ा तो मेरे पास आंसर क्या आया, 9 इंटीजर आया, जो ठीक है यहाँ तक सही था। तो उसने कहा मैं इंटीजर में से इंटीजर घटा के देखता, इंटीजर में से घटाता हूँ, यदि जिस घटा के डिजिट को हटाना है और लेकिन वो मैंने लिया 5 भी एक इंटीजर और डिजिट 3 भी एक इंटीजर, अब मैंने 5 में से ना 3 घटाया तो मेरे पास आंसर आया 2। इसमें आपने बोला ना कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता है मैंने कंफ्यूजन के बिना वाला एग्जांपल दिया था। इंटीजर में से इंटीजर को घटाया तो नेगेटिव, ये एग्जांपल समझ में आया, इंटीजर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल इंटीजर से इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं 5 into 3 तो मेरे पास आंसर आया, यहाँ तक आ गया 15 सिंपल। यहाँ तक इंटीजर है, यहाँ इन तीनों में कहानी सेम थी। तो यहाँ तक कहानी हमारी पास में चलती थी, जिंदगी के साथ चलती थी। 1.3 इंटीजर में इंटीजर को ऐड किया, इंटीजर मिल गया, इंटीजर में से इंटीजर को घटाया तो भी इंटीजर मिल गया, 1.2 ये इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो बताइए, अंशिका बताएगी ये वाली डिजिट ड्रॉप करनी है। उस आदमी ने डेसिमल के दो तीन चीज कर लिया, डिवाइड कर दिया, क्या किया, चलो सोचता हूं मिला हुआ है कि इंटीजर में इंटीजर का तो अब ये डिजिट ड्रॉप करनी है। तो क्या इंटीजर में इंटीजर का भाग लगा तो इंटीजर मिला नहीं मिला, अनचेंज्ड। तो यहाँ से हमारे पास में एक नया नंबर निकला। और यदि ये उन लोगों ने क्या बोला, दुनिया वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया रेशनल नंबर, तो ये हो क्या जाएगा बोलना स्टार्ट कर दिया रेशनल नंबर। तो अगली जो हेडिंग डालेंगे ना भी समझ में वो रेशनल नंबर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एग्जांपल तो एक ही लेवल के। ठीक है। अब बताता हूँ यदि अपने पास में समस्या रेशनल नंबर आया उसके बाद में समस्या क्या आती है। 1.285 होता तो यानी जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, If हुआ क्या digit to be dropped is 5 itself. इंटीजर मिल गया, इंटीजर में से If इंटीजर digit को to be दो भी dropped इंटीजर मिल गया is वो इंटीजर में 5 in इंटीजर को itself. मल्टीप्लाई किया तो भी तब इंटीजर क्या मिला, लेकिन करना है? दिक्कत हमें तब आई जब अपने इंटीजर में अंशिका यदि कंफ्यूजन था तो यहाँ तो नहीं बोल रही तो इंटीजर मिला, क्योंकि मैंने मैंने खुद डिवाइड किया तो नया नंबर इसमें निकल आया, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल चलिए अब मैं बता नंबर देता हूँ, किसी को पता है हमारे ग्रुप में बैच में Represented कि by- यदि यहाँ 5 हो तो क्या करते हैं, क्यों रेशनल नंबर को क्यू से यदि यहाँ रिप्रेजेंट 5 किया हो जाता, तो ठीक है, क्या करते हैं। कैपिटल क्यू से अपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट चलिए, किया जाता है। मैं मैं बताता हूँ। मैथमेटिकली फॉर्म में आपको बताऊं उसे लिखते हैं कैसे, देखिए। सुनिएगा आप लोग। q इज इक्वल्स टू मैं बताता हूँ क्या है, थोड़ा एक P by को Q। बढ़ाता हूँ। p बाय q की Nine। फॉर्म में होता है, ठीक है। p और q क्या है, p और q हमें को पता है। चलिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करें। सच दैट इसमें तो कोई भसड़ p नहीं and होती है, q बहुत सिंपल belongs to इंटीजर। देखिए और साथ ही साथ यदि अपने पास में q 1.285 वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो और नहीं होना इसके चाहिए, बाद नहीं होना चाहिए, कोई नंबर क्योंकि नहीं है। वैल्यू अगर q जीरो हुआ तो क्या इसके हो जाएगा, बाद माना कोई कि नंबर नहीं है, 1.0 कोई भी नंबर। मेरी बात माना कि सुनो, मैंने ये शायद आपने सुना भी नहीं होगा। कौन जीरो किया अपन को ये मैंने तो क्या नहीं बोला, पता ना मैं यदि बेटा 1.2 1 तो ये है सपोज कांस्टेंट के ऊपर मतलब इंटीजर के नीचे आपको जीरो नहीं आना चाहिए, डिवाइड जीरो नहीं आना चाहिए, वरना अपने तोते उड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी आपको भी आंसर जीरो यहाँ तक ये बात समझ में आई क्या, ठीक है समझा। एग्जांपल के रखना है। तो इसका मतलब आपको ये वाली डिजिट ड्रॉप करनी है एक p और इसमें ये और ये दोनों ड्रॉप और एक डेसिमल के बाद क्या चक्कर चल रहा है, अलग अलग उसकी नंबर फॉर्मूला भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, समझाता हूँ सबसे पहले 5 के लिए क्या सुनो, मैं बताता हूँ आपको। आपने इससे पहले पढ़ा होगा और फिर मेरे पास में एक नंबर 1.2 ये भाई ये फॉर्म में मतलब रेशनल नंबर है, दिखती बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं तो आपको करता हूँ, ये डिवाइड डिजिट तो करता हूँ, ये भी रेशनल इस नंबर 8 के बाद नंबर लेने ही नहीं है। p by q की तो फॉर्म में लिखा यदि है। अगर मैं 5 बात के करता हूँ बाद कोई भी 5 नॉन ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, 5 के बाद यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ
भी है तो ये डेसिमल नंबर को हम दो तरीके से दे सकते हैं। आंसर क्या है? है? पी बाई क्यू की फॉर्म है और मैंने पी और क्या क्यू बोला? इंटीजर है, मैंने इसका ये बोला मतलब यदि यहाँ नंबर 5 है तो फिर 5 डिसाइड नहीं और कर साथ साथ में डेसिमल से भी उसके बाद यदि नॉन जीरो डिजिट है जैसे 1.2 ठीक है, डिवाइड कर देने का आंसर क्या है 0. और आपको आंसर केवल यहीं तक रखना है तो भी ये आंसर 1.29 होगा। इफ डिजिट अगर टू बी मैं ड्रॉप की बात करता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा Digit to be dropped is 1.5 यहां ठीक है 1.5। अगर मैं if there is any 1.5 की बात करूं तो इसी non-zero का digit after 5 then the preceding digit is divided by 1 यदि ये 1.5 अपन ने क्या देखा, अपन ये देखें कि भैया जी जब अपन ने पी बाई क्यू की फॉर्म को आगे फर्दर सोल्व किया ना तो अपन को क्या मिला, अपने डेसिमल के बाद में बताइए मैंने ये रूल जो बताया है बार-बार क्या हुआ, उसमें कौन सा नंबर अभी ठीक शामिल है नहीं 2 में अपन ने देखा कि ये मैंने इसमें कौन सा नंबर अभी हो गया, शामिल नहीं मतलब किया पॉइंट 2 में थोड़ी देर के बाद में क्या वो रुक गया, कौन सा नंबर और मैं 5/1 की बात करता हूं मैं तो 5/1 अरे मैं आ रहा हूं, मतलब डेसिमल के बाद में कहीं ना कहीं आगे जाके नहीं रुक गया। रिद्धिया इसका समझा ही मतलब क्या नहीं हुआ इच्छा ने तो सही पकड़ कि लिया अगर कोई भी डिजिट मैंने बोला है कि यदि मतलब पॉइंट के बाद में 2 3 या 4 तो 5 रुक जा, कुछ भी हो रुक गया मतलब टर्मिनेट कुछ भी कर हो, जाए, इसके बाद या वैल्यू आपको बढ़ती है मतलब लगातार रिपीट कर जाए, एक चीज नहीं मतलब बताइए 0.666 अगर हमारे पास में कोई बोल जाए क्या टाइप कर रहे हो बहके बहके से 54 पी लिया क्या आप लोगों ने 54 तो ये हो क्या रहा भैया ये 54 है ना आपको क्या करना रिपीट कर रहा मतलब इन ये क्या एग्जांपल होगा इनसे ज्यादा मैं एक एग्जांपल बताता हूं क्योंकि आपने राउंड ऑफ में मुझे बोली ठीक थी है इसकी जैसे अगर मैं फीस आपको नहीं बात ली है करूं मैंने मेरे पास लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ऑफर चल रहा है चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फिर मैं अभी इसमें और समझाता हूँ बेटा मैं एक मिनट लेना है स्क्रीनशॉट ये 1.85 पहला एग्जांपल मैं बताता हूं 2.9 कुछ भी हो या ये हो क्या रहा है 1.9 देगा मेरे पास में डेसिमल है ना उसके बाद में क्या रिपीट या मैंने डॉट डॉट मारा कर है दिया इसका मतलब टर्मिनेट कर दिया तो अपने पास में क्या आएगा अपने पास में ये डेसिमल नंबर आएगा सिंपल सी बात है 1.285 ये तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब ये रिपीट तो नहीं की लेकिन क्या किया टर्मिनेट कर दिया इन मतलब सभी टाइम के बाद परिस्थितियों में ये भी में अपना आप जब भी इस पाइप को गोली मारोगे अगर मैं बात करूं 2.234 भैया ये नंबर है ना ये क्या हुआ ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है जब भी डेसिमल के बाद में ऐसी डिजिट आ जाए जो ना रिपीट करे और ना टर्मिनेट करे तो उसको अपन बोलते हैं भैया जी वो कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा अभी इसमें मैंने कौन सा जैसे नंबर अपन हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिमेशन क्या होती है ठीक है जल्दी से आप चीज लिख लीजिएगा डेसिमल नंबर के अंदर मैं आपको लिखा देता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया वो ये है कि यदि आप सुनिए डेसिमल के बाद में अब आता है इसके बाद यदि 0 होता तो या कोई भी नंबर नहीं होता चलिए फिलहाल अब आप यहाँ भसड़ सुनिए अब आप ये रूल है बेटा 1.2 नेक्स्ट एग्जाम्पल ये नंबर खाली से कितना होता है इसके आगे कुछ होता ही नहीं होता तो 0 होता तब इसके लिए एक अलग रूल है तो चलिए शुरू करते हैं और टर्मिनेटिंग ये ध्यान रखना है नंबर में या तो यदि रिपीट कर जाए या टर्मिनेट कर जाए तो वो जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा अदरवाइज वो इरेशनल नंबर में काउंट होगा ठीक बात है भैया जी तो आप अब अपन जो नई हेडिंग डालेंगे होगा इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करना चाहिए हां तो आप हेडिंग लगा लीजिए इरेशनल नंबर अब हम स्टार्ट करने वाला हमारा अगला टॉपिक इरेशनल नंबर आपसे कहा कि इस डिजिट को ड्रॉप करना है आपसे कहा इस डिजिट को ड्रॉप करना है तो रूल सुन लीजिए ये रूल पहले तो समझ में आ गया रिप्रेजेंट किया जाता ना जब डेस रिप्रेजेंट किया जाता है लेना कुछ इससे रिप्रेजेंट कुछ किया नहीं मिला जाता बार तो प्रीवियस रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास में क्यू डेस से अब क्या आप वो 8 नंबर को पहचान कैसे करेंगे तो सिंपल सी जो बात डिजिट है ड्रॉप करनी है हमको ऐसा नंबर है ऐसी डिजिट ऐसा नंबर है ऐसी उससे डिजिट जस्ट पहली वाली में नहीं लिख डिजिट सकते ऐसा यदि वो नंबर है ऐसी इवन है डिजिट जिसम तो के नहीं लिख लगना है आपको सकते कोई भी नंबर और यदि उससे पहली कोई डिजिट ऑड है भी तो डिजिट एक DI हटा देना है जी आई डिजिट यदि वो नंबर ऑड है ये वाला नंबर द प्रीवियस डिजिट इज ऑड हम तो एक बढ़ा देना है इवन है तो नहीं बढ़ाना फॉर्म तसल्ली से एक और एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा इवन ऑड का ये कॉपी पे लिख लेना नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं ऐसा कोई भी नंबर जैसे डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है या फिर एक ऑप्शन दिया गया है ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद में ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे उसको क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर बात समझ में आई क्या जैसे कि एग्जांपल में देख लेता हूं अगर अपन जिसने दे रखा है एक और एग्जांपल 365 डैश इंफिनिटी तक गया तो इस नंबर की खासियत क्या है इस नंबर की खासियत ये है कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट्स आ रही है ना
वो ना रिपीट कर रही हो ना ही टर्मिनेट कर रही हो। जब भी ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे तो उसको अपन डालेंगे इरेशनल नंबर में। बात समझ में आई? 3 चीज आपको इंपोर्टेंट रखनी है। यदि कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, आपसे कहा डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर समेटिए। डेसिमल नंबर बोलेंगे। अब आप बताइए अब आंसर क्या आएगा इसमें? पहले वाले में फॉर्म में ना लिखी जा सके, दूसरे में बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई हो तो और आगे बात करते हैं इसके बारे में। इंपोर्टेंट पहले वाले का आंसर ये बात तो आपको जो चीज याद रखनी है कि कोई भी नंबर है उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो इरेशनल नंबर होगा, या डेसिमल के बाद जो रिपीट भी नहीं करो, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा तो ये आंख बंद तो वो इरेशनल नंबर होगा। आप सीरीज में एक और तरीका लिख लीजिएगा। यदि 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो या नोट लगा लीजिएगा। 5 के बाद कुछ है नहीं, 5 से पहले अच्छा 3 है, अरे ये तो ऑड है तो 2.34 रूट के अंदर कोई ऐसा डिजिट आ जाए, रूट के अंदर ध्यान सुनना, रूट के अंदर कोई ऐसी डिजिट आ जाए जिसका परफेक्ट अब बताइए अगले वाले में आंसर क्या है? नंबर में क्या होगा? इरेशनल अगले वाले का आंसर बताइए क्या आएगा यदि 5 को ड्रॉप करना है तो? रूट 3 हमें 5 से विदा लेना है। रूट 9 जी हाँ, सेवेज बिल्कुल ठीक। अब ये आंसर 2.0 अगर मैं रूट 2 की बात करूं तो रूट 2 के अंदर एक नंबर आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बताना 3.8 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये कैसा नंबर होगा अपने पास में? इरेशनल नंबर होगा। जबकि मगर रूट 4 की बात करता हूं तो रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। मान लो आपको आंसर सिर्फ 2 कैसा नंबर? ठीक 2 अपना कैसा नंबर होगा? आंसर नंबर होगा इरेशनल, सॉरी इरेशनल नंबर होगा अपना 2 का अपन क्या बोलेंगे? क्यू। अगर मैं बात करूं रूट 9 की, रूट 9 को सॉरी आंसर आएगा 3 आएगा और 3 कैसा नंबर होगा अपने पास में? इरेशनल नंबर होगा। अगर हम ये डिजिट नहीं बढ़ेगी, 15 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे 15 अपने पास में आएगा। मैं इरेशनल नंबर का यहां तक क्लियर है। इरेशनल क्लियर है। इरेशनल के अंदर अपने 2 या 3 चीजें याद रखनी है कि वेज डेसिमल के बाद रिपीट हो सकता है ना कि इरेशनल विदा लेनी है कर जाए, इस 5 से टर्मिनेट कर क्या आएगा जाए बताइए? नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर के अंदर कुछ 2 फेमस एग्जांपल है। अब ठीक क्या है, आंसर आएगा? इरेशनल नंबर के अंदर 2 फेमस एग्जांपल, ये नंबर फेमस एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर सबसे पहले आता है पाई, और पाई के बारे में सब अच्छे से याद करते हैं। सर्कल के अंदर पढ़ते 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब सब पढ़ते हैं, सबको पता है इस बारे में। लेकिन एक और चीज निकल के आती है वो होता है हमारे पास ई। ये आंसर आएगा। पाई और ई इरेशनल नंबर के सबसे फेमस एग्जांपल है। ये भैया मैथमेटिक्स का एक कांसेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं इसी नेपियर में मैं एक कांसेप्ट। एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, यदि आपको ये ड्रॉप करने हो तो सॉरी 1 मिनट अगेन आई एम रिपीटिंग। अब बात करते हैं ये है क्या? वैसे तो जनरली ये लिमिट्स के अंदर आपका आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं एक्सपेंशन होता है आपको ये जिसे दोनों होता है ड्रॉप करनी है। की आपको पावर एक्स, मतलब e की पावर आपको ये एक्स आंसर एक्सपेंशन अपने पास में होता है, वो e की पावर एक्स अब क्या एक्सपेंशन आंसर होता है आएगा? 1 प्लस x प्लस बताइए x अब क्या स्क्वायर आंसर बाय 2 आएगा? फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 ये बढ़ फैक्टोरियल जाएगा प्लस x की पावर ये 4 वाली बाय डिजिट 4 अच्छा ये बताना ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा इंफिनिटी जाएगा। लगेगा। ये वाली अब आपको पता लगी क्या होगी? x की पावर 4 ट्रू अपॉन के लिए फैक्टोरियल आगे जाएगा x की पावर 5 x की पूरा पावर मत लिखना 6 भले x की पावर फॉल्स के लिए अब एक m और लिख टर्म देना। निकल के आती है अपने पास फैक्टोरियल। भैया ये फैक्टोरियल होता ठीक है, मुझे इसे बताइए बात को 5 का कि फैक्टोरियल हमारे पास में क्या होगा? डिजिट तो 5 एक का बढ़ फैक्टोरियल अपने जाएगी। पास में होगा। अगर मैं बात यहां पे लिखता हूं 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो अपने पास 5 का फैक्टोरियल 5 आपको टाइप नहीं करना, आपको टी और एफ को टाइप करना है। मेरी बात सुन लो अभी, मेरा सब पूरा नहीं हुआ था। डिजिट को अपने से कम ये डिजिट मल्टीप्लाई करना होता है तो नंबर बढ़ जाएगी, 1 एक नंबर और क्योंकि ये फैक्टोरियल ऑड डिजिट का ही निकलता है, मतलब वूल नंबर का निकलता है। इतना यही रूल लगेगा ना, नंबर का नहीं निकलता, ये एक बढ़ जाएगी क्योंकि ये ऑड है। ये रूल लगेगा। बात करूं तो 5 4 3 2 1 अगर मुझसे कोई पूछ ले ये 7 का फैक्टोरियल क्या है? सिंपल सी बात है। अब इसमें बदल क्या है कि मैं ये तो सही बोल रहा हूँ कि ये बढ़ेगा एक, ये तो मैं सही बोल रहा हूँ। फैक्टोरियल के बारे में आपको ध्यान रखना तो नॉर्मल चीज ये तो मैं सही बोल रहा हूँ कि ये बढ़ेगा, लेकिन ये गलत बोल रहा हूँ कि ये ऑड है। पता है इसमें कौन सा रूल लग गया? रूल ये लग गया कि हम क्योंकि इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद यदि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो बढ़ना ही है। 3.834 अभी अगला 3.8345 होगा। चलिए मैं दूसरा अब आप बताइए ये डिजिट जल्दी बताइए इसमें क्या आंसर मैं क्या करता हूँ x बराबर मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे मैं x बराबर 1 डालता हूँ तो e की पावर 1 मतलब e कहीं ना कहीं e की वैल्यू मिल जाएगी। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया 1 डाला तो मेरे पास क्या आया इवन ऑड वाला रूल नहीं लगेगा, e = 1 इवन ऑड वाला रूल नहीं लगेगा क्योंकि आपको ये ड्रॉप करना है, इसके बाद सब खत्म करना है। 3 फैक्टोरियल नहीं बेटा इवन ऑड वाला रूल नहीं लगेगा, ये आपको ड्रॉप करना है। क्यों देख ड्रॉप करना है। अब एक रूल ये था ना कि यदि इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ जाती है, इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ सकती है तो इसका भरना कंपल्सरी हो जाता है। अगर मैं इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 2.5 बनाइए, फिर 1/3 की बनाइए 1.6 को जोड़ूंगा तो अपन आया समझ में? के बाद 8 3 6 क्यों आ गया? बंदा खड़ा होगा मुझे बोलेगा आप क्या कीजिए
ये 1/1 लाख एक ही 32,303 का फैक्टोरियल ले लीजिए, ऐसा वहां तक कोई ले रूल जाएंगे। नहीं है जिसमें लेकिन दो दूसरा बढ़ेगा, बंदा तो खड़े होकर बोलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें दो बढ़ेगा। तो आप उसके आगे भी तो जा सकते हैं। दोनों इसका रूल लगा मतलब दिए, इससे अपन नहीं रुकेंगे नहीं पॉइंट के बाद में, नंबर ऐड होते जाएंगे। और नंबर ऐड होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो डिजिट मैंने ज्यादा रुकी नहीं, टर्मिनेट नहीं कर रही, मतलब आगे बढ़ती ही जाएगी और आगे बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब वो नंबर अपना इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ई है वो अपना इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये आंसर समझ में आया। इरेशनल नंबर के बारे में रूल के अंदर जब भी ऐसा नंबर आ जाए जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, तो अपना इरेशनल नंबर होगा। ई पाई और ई सबसे फेमस एग्जांपल है। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए। थैंक यू बेटा। और बाकी रूल अब बेटा मतलब है ना, की वैल्यू और पाई की वैल्यू अच्छा क्या होती है? नोट्स में मुझे ये चीज नहीं पता कि ये रूल मैंने लिखाए हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं लिखाए हो तो एनसीईआरटी और मेरे वीडियो को बार-बार देख के निकालने की कोशिश की। मेरे वीडियो को बार-बार स्टार्ट किया पाई की वैल्यू निकालना, उन्होंने ये देखा चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये रूल लिखने को नहीं है, पाई की वैल्यू थी, लेकिन अपन को ये वाला रूल लिखने को 4 या 5 तक याद रखते हैं। तो पाई की वैल्यू आपको अपने कभी पास आता है टोटल करने को? 3.14 आपको लगता है कि 11 में ये टोटल करने अपन को को 1/4 तक याद होगी, लेकिन रियलिटी में यहाँ तक होती है। आना यहाँ चाहिए, बात उनको याद में इसके बिना आप उसके बाद बात करते हैं ई की तो वैल्यू। चलिए मैं क्या बता रहा था, कहाँ तक याद जब हम रखेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं जो कि आपके तो बहुत काम आएगी, फाइनल फिजिक्स में भी बहुत काम आंसर आएगी, में मैथमेटिक्स उतनी में भी बहुत काम डेसिमल के आएगी, बाद केमिस्ट्री में उतनी भी ही बहुत काम आएगी, डिजिट लॉग में बहुत ज्यादा काम आएगी। डेसिमल के बाद हमें पाई और ई की वैल्यू तुमको पता होना ही चाहिए। कितनी एक बार अपने टोटल में जाएंगे, उसके बाद में आपको टोटल को देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 ठीक है, डिजिट, नेशनल नंबर इसमें डेसिमल के बाद 2 नेशनल नंबर भी तो जिसके आप मेरी पास बात सबसे सुन कम लो। होंगी उसी के आधार पे उतनी डिजिट रख एक देंगे। इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आएगा ये रूल? बता देता हूँ आपको कि इतना समझ में आया? यदि हमारे पास में कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, रूल के हमारे पास हिसाब में से रेशनल देखेंगे नंबर बेटा है, सब लोग, तो एक उसके बार फिर से जस्ट टोटल बाद करते वाला हैं। नंबर, उसके जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। और अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है तो उसके जस्ट बाद वाला रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर के बाद आस-पास वाले नंबर, रेशनल नंबर है तो उसके आस-पास वाले नंबर इरेशनल नंबर, और अगर इरेशनल नंबर है तो उसके आस-पास वाले नंबर होंगे ना वैसे वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये डिजिट ड्रॉप तो अपन को क्या करना है? अब नोट क्योंकि लगा के ये छोटी ड्रॉप सी करनी चीज पड़ेगी लिखनी है। तो राउंड ऑफ के साथ ड्रॉप करेंगे, राउंड ऑफ का रूल लगेगा। रेशनल अब नंबर बताइए ये आंसर क्या आएगा? अंशिका ये बताइए आंसर रेशनल क्या नंबर आएगा? आर सेवेश आपका ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब आप सब लोग टाइप कर सकते हो। मेरे मैंने पास अंशिका को स्पेशल नाम alternative। दिया क्योंकि उसको यहाँ कंफ्यूजन हुआ और मुझे यहाँ राउंड ऑफ पूरा पढ़ाना पड़ गया। अल्टरनेटिव ईच अदर, हर्ष ने भी ठीक दिया, देखो सब आंसर टाइप अल्टरनेटिव ईच अदर का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ रेशनल नंबर है तो जस्ट बाद रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर है तो जस्ट बाद रेशनल नंबर आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं 1 के जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा, तो अपन को पता है कि 1 अपने पास में रेशनल नंबर है, तो 1 के जो भी बाद जस्ट बाद में जो भी नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पहली बात ये नहीं महक तो ठीक है और दूसरी बात 5 और 22 के साथ ये 5.36 बराबर किस नहीं लॉजिक से होता आंसर है। तेरा? सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मुझे कोई कि पाई की वैल्यू 22 के साथ मारे। नहीं होती। पाई की वैल्यू 3.14 डेसिमल होती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ना, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 22/7 ले लेते हैं। अब बहुत बार क्या क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो पाई होता है इरेशनल नंबर होता है, तो लड़कों को लगता है अच्छा पाई तो 22/7 के इक्वल है, तो 22/7 भी अपना कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं होता। मैं क्यों मरूं? पाई और 22/7 एक दूसरे के ईच अदर होते हैं, जैसा मैंने बताया ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसा होता है? हमेशा अल्टरनेटिव ईच अदर होता है। एक रेशनल नंबर तो अपना रेशनल नंबर होगा, तो भैया अगर आपको ये तो पता लगे कि पाई कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, और आपको ये भी पता लग गया कि 22.7 पाई के कहीं ना कहीं आगे पीछे ही आता है, इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, अपना 22/7 कैसा नंबर होगा? अपना 22/7 रेशनल नंबर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर रेशनल नंबर के जस्ट आगे पीछे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के भी जस्ट आगे पीछे नंबर रेशनल नंबर ही होगा। ये बात अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। तो ये गलत था 5.36 जो आपको याद रखनी है, याद तो क्या है, मुझे लगा कि यार आज तो मैं ये करा दूंगा, बहुत खुश था यार मैं, आज तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा बहुत दीजिएगा। ठीक है चलिए 5.38 एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है? बता अगर दूं, मैं बात करूं रेशनल नंबर की, आपका टेस्ट आएगा बात करूं रेशनल नंबर आपकी की। ग्रुप में, एक टेस्ट पेपर में डालूंगा। अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में टाइम ही और मार्क्स भी इसमें जोड़ता लिख हूं, दूंगा। घटाता हूं या गुणा करता हूं, मतलब रेशनल नंबर में ही अब ये रेशनल नंबर को आपकी जोड़ता ईमानदारी हूं, पे घटाता हूं या डिपेंड गुणा करता करता है, हूं, क्योंकि इस समय तो क्लासेस मेरे को एक ऐसे हैं कि आप रेशनल एक नंबर ही ईमानदारी मिलेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? जो रेशनल नंबर ही मिलेगा। उसमें टाइम लिखा होगा, ये 1 घंटे का पेपर है, तो हम आप एग्जाम्पल अपनी के तौर पे कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप फ्री हो 2/3 पे मैंने 3/2 ये साढ़े भी पाँच रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर दोनों को एक किया तो मेरे पास रात को आंसर 11 से 12 9 1 घंटे का स्लॉट लेना, पेपर कर लेना उसी 1 घंटे में। ये हमारे पास यदि क्वेश्चन 1 घंटे के बाद यदि छूट गया तो छोड़ देना, ये मैं आपकी ईमानदारी में बोल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात याद रखिए कि रेशनल नंबर पे अगर मैं रेशनल नंबर जोड़ता हूं, घटाता हूं या गुणा करता हूं,
तो भी हमें एक नेशनल PDF नंबर में भी शर्त मिलेगा। ये है, मैं अगर मैं बात करता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की, PDF में शर्त नेशनल आपको नंबर में भी ना पता होना चाहिए ऑनलाइन में कितनी दिक्कत होती नेशनल है। नंबर में जोड़ता हूँ, गुणा करता हूँ, घटाता हूँ, वो ये ये नेशनल नंबर को, ई नेशनल नंबर को। PDF में टेस्ट पेपर तो मैं भेज दूंगा, बता दूंगा, कल भेजूंगा, टेस्ट पेपर कल भेजूंगा, ई ठीक नेशनल है। नंबर को मैं क्या अब करता हूँ, PDF में नेशनल शर्त नंबर ये जोड़ता हूँ, है, घटाता जैसे हूँ या आपने लिखा है, सपोज करो गुणा करता मेरा हूँ, नाम तो लिखा भी है मुझे ऋतुराज, उस कंडीशन में मुझे ई तो नेशनल नंबर PDF मिलेगा, में ठीक है? पेजेस ऐसे ही तो उस आने कंडीशन में मुझे चाहिए, क्या मिलेगा, ई ऐसे नेशनल लेटर नंबर। आने चाहिए ऋतुराज। यदि ई नेशनल आपका नंबर फोटो खींचा सबसे पहले नेशनल नंबर में और नेशनल ये नंबर जोड़ना, लेटर गुणा ऐसे आ करना, गया घटाना, यूं हमें करके नेशनल नंबर मिलेगा, नेशनल नंबर के साथ मेरे पास, मैं जोड़ना, चेक गुणा नहीं करना करूंगा, समझना मैं क्या या कह रहा घटाना, हूँ, ऐसे ई करके नेशनल लिखा नंबर के हुआ साथ है, मैं चेक नहीं नेशनल नंबर करूंगा, का नहीं वो मैं नेशनल नंबर ये देखा एग्जांपल तो सीधे होने मैं चाहिए अगर 2 पेजेस। में √3 जोड़ देता हूँ नेशनल सारे नंबर और पेजेस नेशनल सीधे और नंबर, तो ये सीक्वेंस हमें होना क्या देगा, चाहिए। एक इरेशनल सवालों नंबर का नहीं नहीं कह देगा। रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 2 सवालों का माइनस नहीं कह रहा √3, हूँ, अगर मैं आपके 2 में से जैसे नेशनल नंबर आपका में से पहली इरेशनल शर्त तो नंबर ये है कि घटाता हूँ सारे तो भी पेज हमें वर्टिकल इरेशनल मोड में नंबर होने नहीं चाहिए, मिलेगा। वर्टिकल अगर ऐसे मैं बात ऐसे करता नहीं होना हूँ चाहिए कोई पेज। एक रेशनल समझ नंबर रहे ना, को ये बात तो मल्टीप्लाई समझ करता गए हूँ नहीं एक समझ गए इरेशनल जल्दी नंबर के बोलो। साथ, तो भी मुझे एक ये बात समझ इरेशनल गए नंबर ना नहीं कि मिलता। पेजेस लेकिन में इंपॉर्टेंट ऐसे केस लिखा याद हुआ रखना होना जीरो चाहिए, का, क्योंकि क्योंकि जीरो फोटो एक खींचने रेशनल के बाद नंबर वो मुड़ पहली जाता है बात ना, तो वो मैं नहीं जीरो चलेगा। को 0/1 कल करके शाम लिख तक सकता कभी भी हूँ, भेज जो देना, कि मेरे पास मैं p/q की भेज फॉर्म दूंगा होगी, कल ही, यहाँ पर q दोपहर को और भेज इक्वल दूंगा टू टेस्ट 0 पेपर, मतलब जीरो अपना क्या है, रात रेशनल तक कभी भी नंबर। भेज देना, वो अगर आपके मैं टेंशन मल्टीप्लाई होगी। के अंदर रेशनल नंबर की जगह जीरो लेता हूँ उसके बाद एक चीज और और, इरेशनल की जगह माना कि √3 आपको लेता हूँ, जैसे तो आपके मेरे पास समझ आंसर करो क्या आएगा, 4 पेज जीरो। में और जीरो पूरा क्या है, पेपर हो जाता जीरो है, एक 4 पेज रेशनल में। नंबर तो है, ध्यान आपने रखना जो सबसे पहले पेज पे किया है वो मतलब जब सबसे ये पहले गुणा होना करवाएंगे चाहिए, ना, जो दूसरा तो पेज इस्तेमाल किया अगर है कि इरेशनल की ऐसे जगह होना चाहिए। कुछ भी आप और क्वेश्चन रेशनल की नंबर जगह आप अगर कैसे भी जीरो आ कर गया ना, सकते हो, नो तो डाउट। अपन उस कंडीशन पहले में आपको रेशनल मान लो भी मिलेगा, पहला अदरवाइज सवाल हमेशा छठा आ रहा इरेशनल है मिलेगा। तो पहले छठा कर लो, वो अपना नहीं, फोर्थ के साथ वो तो कोई दिक्कत थर्ड नहीं, के लेकिन साथ देख पेजेस लीजिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर मैं ये इरेशनल मैंने के साथ में परेशानियां प्लस झेली है, माइनस तभी गुणा मैंने भाग बोला कुछ भी करता हूँ इरेशनल का ही, PDF बना के भेज देना। तो हाँ, हमें PDF बना के भेज मिल भी दीजिएगा। सकता है नेशनल नंबर और नहीं भी मिल सकता। कल टेस्ट पेपर इस आपके केस में ग्रुप अपन में आ ज्यादा दिमाग जाएगा। लगाना नहीं है, क्योंकि अगर दिमाग किसका लगाओगे टेस्ट है, तो किसका ये जाएंगे। फर्स्ट ठीक है, यूनिट सिंपल एंड सी बात अपन मेजरमेंट क्या का लिखना टेस्ट है, है, इसमें यूनिट मैं भी मतलब पॉसिबल डायमेंशंस भी आएंगी और एरर भी आएंगी, मेनली वेटेज और इसी नो, का रहेगा, मतलब पॉसिबल हो डायमेंशंस भी और सकता है, एरर का मेन पॉसिबल नहीं वेटेज भी हो रहेगा। सकता है। तो ये तो चलिए हमारा बेटा, रेशनल नंबर और मुझे लगता है रेशनल ये नंबर समझ का में हो आ गया। गया। एक मैं एग्जांपल एक और बार फिर से समझाता हूँ, आपको सब लोग रिवाइज ध्यान करवा देता रखेंगे। हूँ। रेशनल मान लो नंबर डिवाइडेड बाय n 1 से लेके 1.0 इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर की बात करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। इंटीजर्स की बात करता है, इंटीजर्स हमारे कहां से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होता है माइनस इंफिनिटी से मुझे आंसर, मुझे इंफिनिटी ये तक। वाला ठीक आंसर है, ये बात बताइए, याद रखनी। जो मुझे उसके बाद हमारा एक बताइए। नया नंबर निकल गया, ये वाला आंसर रेशनल बताइए नंबर कितना किसे है। बोलेंगे, ऐसा कोई भी यहाँ कुछ नंबर भी ले आए लीजिए, मुझे इस बात से जिसे मैं मतलब p फाइनल by q आंसर की फॉर्म बताना में है, लिख सकता हूँ, या ठीक फिर है। डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर जल्दी से करिए, फैंटा है बैकग्राउंड म्यूजिक या में दे रहा हूँ। टर्मिनेट कर जाए तो मैं उससे कल लिख क्लास सकता हूँ है डेसिमल बेटा, नंबर। सुबह 9 बजे, फिर बात करते हैं इरेशनल सुबह 9 नंबर। बजे इरेशनल क्लास नंबर है क्या बेटा, होता है, 9 इरेशनल नंबर वो होता है क्लास जिसे अपन p by q की है। फॉर्म में नहीं लिख सकते, या कोई ऐसा नंबर जो वैसे तो ये डेसिमल के बाद में रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना करे, तो उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताता हूँ। रेशनल नंबर में अगर आप रेशनल नंबर जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं या घटाते हैं, तो हमको हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन यदि हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ना, सबकी बोर्ड एक ही है। सॉरी हाँ तो वेरी जो गुड, यानी सब गुणा का हमारा होता है, उसके अंदर अगर जीरो आ गया ना गलती से, पहुंच गया, तो सबने जीरो एक क्या पॉइंट करता है, बन दिया। किसी से भी गुणा आपने उसे क्या जीरो जोड़ा, बना देता है। ए तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक प्लस रेशनल नंबर मिल ठीक जाएगा। किया? उसके बाद करता हूँ इरेशनल नंबर में मैं ऐड करता हूँ, गुणा करता हूँ, डिवाइड ये जोड़ता जीरो हूँ, प्लस है, ये sorry, 1 हो गया। घटाता हूँ इरेशनल नंबर के साथ, तो अपन को हमें इरेशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी क्योंकि मिल सकता है। इस नंबर को मतलब और रेशनल नंबर से मिल सकता है और इरेशनल नंबर इसमें भी मिल डेसिमल सकता के है। बाद ठीक दो प्लेस है, इसमें है, तो डेसिमल आज की के क्लास बाद अपन यही समाप्त करते डेसिमल के बाद हैं, 3 फिर प्लेस कल है। एक और नए तो आप लेक्चर के इसी साथ से मिलेंगे मिलेंगे। नई क्लास के। तो ये थैंक कह यू, रहा है मेरे धन्यवाद और पास देखते रहिए। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, बेटा एल्युमिनियम और स्टील से बनी है, ठीक है। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही एल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा है, ध्यान एल्युमिनियम को रखना, मैंने ऊपर बनाया, नीचे नसीब ही बना अच्छा था सकते कि हो, ऊपर नीचे से कोई फर्क राउंड नहीं ऑफ पड़ता। ये एल्युमिनियम बना लिया मैंने, कि और ये ये नंबर स्टील, 5 से छोटा और साफ साफ दिख रहा है कि इसका अल्फा ज्यादा है, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। तो बेटा जब ये मुड़ेंगे तो एल्युमिनियम ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसकी ज्यादा लेंथ होनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ दूं और स्टील नीचे रह जाएगा। ये है ना, ये हो गया एल्युमिनियम और ये हो गया स्टील, राइट। ये हो गया एल्युमिनियम, ये हो गया स्टील। तो बेटा क्या पूछ रहा है, विल बेंड विद एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम ऑन कॉनकेव साइड ही नहीं स्टील ऑन कॉन्सेप्ट। ये कॉनकेव होता है ना, ये तो कॉन्वेक्स मैं है। बताता हूँ थ्योरी क्या है। कॉनकेव साइड में कौन है? Types स्टील of है। error, अगर आप यहां से देखो state तो principle कॉनकेव of दिख रहा है ना, homogeneity, ये गुफा इधर से dimensions के सो विल बेंड विद limitations। स्टील है ना, देखो ये गुफा दिख रही है छोटी-छोटी ऑन theories हैं, कॉनकेव ऐसी साइड। बात सभी को क्लियर है? हाँ, तो बेटा मैं आंसर एक सी बार कैसे बता इसके रहे लिए हो? विल बेंड विद officially एल्यूमिनियम। बेटा statement एल्यूमिनियम तो बोल रहा हूँ। कॉन्वेक्स साइड में आएगा ना। बोल रहा हूँ इन एडिशन यस बेटा, और सब्ट्रैक्शन एल्यूमिनियम विल कम ऑन दी पेज 29 से बोल कॉन्वेक्स रहा हूँ, साइड है ना। तो एल्यूमिनियम कहां पे आ रहा है बेटा? कॉन्वेक्स में आ रहा है। ये तो कॉन्वेक्स साइड हुई ना बेटा, कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं समझते। अगर आप इसको हीट करो लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ इसकी, तो हीट करने से क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। यस और नो? द फाइनल टेम्परेचर बढ़ने से बेटा
लेंथ बढ़ेगी। अगर बेटा ये लेंथ L बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, राइट। एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, टाइम पीरियड बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग, डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। दूसरा बात करें बेटा, अगर आप इसको कूल करो, आर देयर इन द कूल करने से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने से क्या होगी, लेंथ घटेगी, लेंथ घटने से क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड घटेगा विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लैंग्वेज अब समझ में आ गई। फाइनल ठीक है, रिजल्ट राइट। शुड रिटेन। तो अगर आप हीट करते हो तो क्या होती है, लेंथ बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ता है। कूल करते हो तो लेंथ घटती है, टाइम पीरियड। तो यानी हाँ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। अब आ जाइए, ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। एक है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। टेम्परेचर मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या सिग्निफिकेंट रूल है, कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ता है और घटाने पे घटता है। अब जरा सीखो, कितना घटता और कितना बढ़ता है ये याद कर लो। कितना घटता और कितना बढ़ता है ये याद कर लो, सिंपल। कितना बढ़ता है कितना घटता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा डेंसिटी थीटा निकालनी है। सपोज करो एक एग्जांपल है, ये मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। ऐसे लिखो, मास अपॉन हाफ वॉल्यूम, यही तो होता है। एक एग्जांपल है, डेल्टा वाली थीटा बता देता हूं, समझ जाओगे। अब आपने लैब में जाके उस चीज का मास निकाला, वॉल्यूम निकाला। बेटा यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स की मीनिंग पकड़ ली जाए। डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टाइम पीरियड, नॉट टेम्परेचर। इतना मास आया था, चेंज इन टाइम पीरियड, नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टाइम पीरियड। टी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल टाइम पीरियड। उसका वजन इतना था और वॉल्यूम इतना था, वजन इतना था वॉल्यूम इतना था, ओरिजिनल टाइम पीरियड। ये आपने मास डेल्टा थीटा इज बेटा चेंज इन टेम्परेचर। डेंसिटी कैलकुलेशन से निकलेगी, आपको मास अलग निकालना पड़ेगा। एंड आई होप अल्फा सबको पता है क्या वॉल्यूम किया डिवाइड। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। जब आप अपना कैलकुलेटर लगाओगे अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। बेटा डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड सर बढ़ा है कि घटा है, बेटा वो तुम कॉमन सेंस से पता लगा लोगे। टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टेम्परेचर घटता हुआ दिखेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। कितना घटा कितना बढ़ा, डेल्टा टी घटा डेल्टा टी बढ़ा। वे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। बस ये बात याद होनी चाहिए। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। टी इज ओरिजिनल टाइम, मतलब बहुत अच्छा आंसर टी इज ओरिजिनल टाइम। जरूर इतने सारे डेसिमल देने का, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है, टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। क्या रूल है, इसको आप डेल्टा टी ये रूल देखते हैं, बताइए इसमें टेम्परेचर में जो इंक्रीज है उसको आप डेल्टा थीटा। चेंज इन टेम्परेचर को मैंने अब थीटा से दिखाया है, डेल्टा थीटा, और चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टाइम पीरियड, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज भी, टी ओरिजिनल। इसके पास टाइम गेन और लॉस, नहीं देखेंगे, टाइम गेन और लॉस। घड़ी तेज चल रही है कि धीमे, कई बार बोलते नहीं हम लोग ये घड़ी, घड़ी याद, 1 2 3 4 घड़ी हम लोग बोलते नहीं तेज चल रही है। पास सबसे कम सिग्निफिकेंट होगी घड़ी आंसर में, तेज और धीमे सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 3 तेज और धीमे। घड़ी तेज चल रही है कि धीमे चल रही है ना, इस पे सवाल है। टाइम गेन और लॉस पहले बात करते हैं। आंसर आएगा 1.6। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ड्रॉप करना है, क्योंकि तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और लेंथ बढ़ने पे क्या होगा बेटा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ा, यानी टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा हो गया। अब 1 घंटे को मेजर करने में इसको 2 घंटे लग रहे हैं, वो देखने। टाइम पीरियड बड़ा हो गया। एक किसी इवेंट को मेजर करने में वो ज्यादा टाइम ले रहा है, खुद से वो इवेंट कम टाइम में हो रहा है पर वो इस इवेंट को ज्यादा टाइम में मेजर कर रहा है। एनसीईआरटी उठाइए, सबने बोला तेज चल रही है, मैं बताता हूँ धीमे चल रही है। फिजिक्स है बेटा, सबने बोला तेज चल रही है, मैंने कहा धीमे चल रही है। टाइम पीरियड बढ़ा है, मेरे को 10 मिनट में बबीता से मिलके आना होगा, पर इस घड़ी में वो 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा, तो मैं तो काम 5 मिनट के अंदर करूंगा जल्दबाजी के मारे। जब वापस लौट के आऊंगा देखूंगा अभी 5 मिनट बचा है क्लास में, अभी सो भी सकता हूँ, तो टाइम का गेन हुआ। तो जब घड़ी तेज चलती है तो टाइम का गेन होता है। कितनी बार घटा सकते हो,
जब घड़ी तेज चलती है तो टाइम का गेन होता है, अगर फास्ट चल रही है तो टाइम का गेन होता है। उत्सव, निकिता और एक और था आंसर में नाम भूल गया, ठीक है। तो अपनी घड़ियों को फास्ट चलाओ, आंसर दे रहे हैं, अपनी घड़ियों को फास्ट चलाओ। इसलिए जीवन में जिस दिन तुम एक्चुअल में 30 साल हो गए, तुम 15 के ही हो। एक्चुअल में 15 के हो, तुम्हारी घड़ी के हिसाब से 30 साल बीत गए। अपनी घड़ी को फास्ट चलाओ, टुक 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 टुक। क्लियर है बात? तो टाइम गेन होगा। चलो भैया, टाइम गेन टाइम लॉस कितना होगा इसकी बात करते हैं। इस पे सवाल अभी तक नीट में नहीं आया है, पर हम लोग इसको प्रैक्टिस करके जा रहे हैं बढ़िया से। टाइम गेन टाइम लॉस की बात करें, टाइम गेन और टाइम लॉस, वो 24 टाइम गेन स्लैश टाइम लॉस सोचो इन टाइम टी। ये जबरदस्ती फंसाने वाले क्वेश्चन है। मैंने पूछा 30 में से 6 कितनी टाइम गेन और टाइम लॉस इन टाइम टी। ठीक है, तो प्रोसेस सिखा दूं क्या? इसका प्रोसेस सिखाता हूं यार, छोड़ो क्योंकि ये छोड़ो, ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो वो प्रोसेस सीखो 24 में से घट रहा है। चलो बेटा, टी टाइम में कितना चेंज हो रहा है? टाइम में डेल्टा टी। दिमाग लगाते रहता हूं। टी टाइम में चेंज कितना होता है? डेल्टा टी होता है। टी टाइम में गेन या लॉस कितना होता है? डेल्टा टी। अच्छा, एक और वाहियात सा तो क्लियर है? टी टाइम में गेन या लॉस कितना है? टी टाइम में गेन या लॉस कितना हो रहा है? टी टाइम में गेन या लॉस कितना है? डेल्टा टी हो रहा है। तो 1 सेकंड में आपको गेन या लॉस कितना होगा? डेल्टा टी बाई टी। तो टी सेकेंड्स में आपको गेन या लॉस कितना होगा? डेल्टा टी बाई टी गेन और लॉस इन Where were you born? टाइम I was born in Trivandrum. इन टाइम टी। spell it गेन out. और लॉस Ma'am, इन can you टाइम spell it टी। out? डेल्टा टी बच्चे की इज एक्सप्रेसिव इक्वल्स टू Oh, डेल्टा ma'am, टी बाई टी। sorry, ma'am. I was born in Goa. Actually, I was born in Goa. गेन और लॉस इन टाइम टी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। गेन और लॉस इन टाइम टी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका या है, चलिए ये सुना था। ओके, हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। भले ही हम इसको एक्सपैंड करने देंगे नहीं, हमने दोनों तरफ से ब्लॉक लगा रखा है, हम इसकी लेंथ को बढ़ने देंगे नहीं, पर बेटा ये एक्सपैंड तो करना चाहेगा, है ना? एक्चुअली ये एक मेथड ऑन हीटिंग, आपको मैंने पहले दिन एक बात बताई थी, पहले दिन एक बात बताई थी कि कुछ ट्राई टू एक्सपैंड, यस और नो? रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड, ठीक है। तो मान लो हमने इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, वो 10th में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, तो इसकी लेंथ कितना बढ़ना चाहेगी? डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसकी इनिशियल एल कितनी है? एल अल्फा डेल्टा टी। अब आप क्या ये डेल्टा एल बढ़ने दोगे इसका? नदी के उस पार आप क्या ये लेंथ इंक्रीज होने दोगे इसकी? कर लेंगे भाई, याद बताओ, ये नदी क्या इधर इधर जो दीवार लगी है इसकी लेंथ बढ़ने देगी? नहीं बढ़ने देगी। आप नीचे से हीट कर रहे हो और दीवारों में फिक्स्ड है, तो इसकी लेंथ बढ़ नहीं पाएगी। अब ये बड़ा परेशान, नीचे से हीट कर रहे हो, अब क्या होगा बताओ भाई? एक रॉड को दीवार के बीच में फंसा के टॉर्चर कर रहे हो तुम, इसको हीट कर रहे हो, आप वो एक्सपैंड करना चाह रहा है पर वो फंसा हुआ है, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये एक्सपैंड करना चाह रहा है, रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड, व्हाई? ड्यू टू, तो ये क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड ड्यू टू हीट, और ये डेल्टा एल वो लेना चाहेगा, पर होगा क्या? ये दीवार पे ऐसे पुश करेगा, दीवार इसको यूं पुश करेगी। से हमसे कहा जाता है उस स्टार की ये दीवार को पुश करेगा, दीवार इसको यूं पुश करेगी, तो बेटा रॉड पे लगने लगेगा एक स्ट्रेस, हमसे ये कहते हैं, हम नासा बेंड नहीं होगा, नो बेंडिंग विल टेक प्लेस। यहाँ पे ये बात बता दी गई, नो बेंडिंग विल टेक प्लेस, साफ सी बात। इसरो वाले बोलते हैं कि यहाँ से उस स्टार की डिस्टेंस इतनी है, तो आप खुद बताइए, कोई इंची टेप थोड़ी नहीं लगाते होंगे? नो बेंडिंग, यहाँ से उस स्टार तक ले, नो बेंडिंग, नो एक्सपैंड, नो बेंडिंग, नथिंग। तो बेटा रॉड यू एक्सपैंड करना चाहा, जैसे एक्सपैंड करना चाहा तो क्या हुआ? ऐसे लेके जाते होंगे। और तो जब रॉड ने एक्सपैंड करना चाहा तो क्या हुआ? जब रॉड ने एक्सपैंड करना चाहा तो क्या हुआ? तो दीवार ने ऐसे दीवार ने इधर फोर्स लगाई, पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, ठीक है ना? कुछ सैटेलाइट जरूर हमने और आगे तक बढ़ाए हैं, लेकिन हमारी रेंज नहीं है कि वहां हम स्टारों तक तो क्या लगने लगा इसके ऊपर? स्ट्रेस। तो ये स्टारों तक की डिस्टेंस मेजर कैसे कर लेते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है ना, सुनिए, अब सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है, यानी स्टार वाली, प्लेनेट वाली भी नहीं, स्टारों की डिस्टेंस के लिए कंप्रेसिव, सॉरी मुझे लगा मैंने हेडिंग डाल दी है, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं उसको। बाई क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। एक कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐड किया जिसने जो डेल्टा एल बढ़ रहा था वही डेल्टा एल घटा दिया, रॉड की लेंथ जैसी की तैसी रह गई, है ना? नो बेंडिंग, पैरेलैक्स मेथड बता रहा हूं, नो बेंडिंग। तो रॉड को एक्सपैंड कौन करना चाह रहा?
हीट, और एक्सपैंड कौन नहीं होने देना चाह रहा? स्ट्रेस। फॉर स्टार रॉड कह रहा है एक्सपैंड करेंगे, स्ट्रेस करा रहा है थमे रहो। रॉड कह रहा है एक्सपैंड करेंगे, स्ट्रेस करा रहा है थमे रहो। तो जितनी लेंथ ये एक्सपैंड करना चाहता है, स्ट्रेस उतनी ही लेंथ इसको दबा देता है ना। अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट्स ऑन रॉड, क्या मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? A compressive stress acts on rod which compresses rod by delta L। तो रॉड में क्या पैदा हो जाएगा बेटा? एक कंप्रेसिव स्ट्रेन, या सिंपल में स्ट्रेन लिख दूं। सबसे पहले रॉड में क्या आ जाएगा? बाई डेल्टा एल। बात समझो, रॉड को एक्सपैंड कौन करना चाह रहा? हीट। कंप्रेस कौन करना चाह रहा? स्ट्रेस। ये समझो, डेल्टा एल ड्यू टू हीट है ना, डेल्टा एल ड्यू टू हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ड्यू टू। पेड़ पे नजर रखी, एक पेड़ पे सपोज करो आगे जाके पेड़ है, वो ये रही सड़क, सुनो ये रही सड़क, फील करना। रॉड की नेट लेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी। यहाँ पेड़ है, क्लियर हुई बात? जितनी लेंथ बढ़नी चाह रही है कहां से? जितनी लेंथ बढ़नी चाह रही है कहां से? हीट की वजह से। जो लेंथ बढ़नी चाह रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस से, वही लेंथ वापस कम हो गई दबा के, है ना। सो डेल्टा एल ऑफ हीट इज इक्वल्स डेल्टा एल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि अब बेटा बात करते हैं रॉड पे स्ट्रेन कितना आएगा। इधर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डेल्टा एल कौन कराना चाह रहा है? स्ट्रेस। हमको ये पता लगाना है स्ट्रेस कितना लग रहा है। तो स्ट्रेस कौन सी लेंथ चेंज करा रहा है? डेल्टा एल अपनी तरफ से कंप्रेशन वाली, और वो डेल्टा एल इसके बराबर हो रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखते ऐसे हो जाएगी मेरी गर्दन, देख ये बात समझ में आ रही है? जो कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला डेल्टा एल है, कंप्रेसिव एक्ट्स ऑन रॉड व्हिच कंप्रेसेस रॉड बाय डेल्टा एल एंड ऐसा होगा या नहीं होगा? यदि मैं बाइक पे पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ पर है, बाइक आगे चल रही है, कभी मेरी नजर मेरी लाइन ऑफ साइट देखेगा, लाइन ऑफ साइट, एनी चेंज इन लेंथ, मेरी आंखों से पेड़ को जोड़ने वाली लाइन, मेरी आंखों से पेड़ को जोड़ने वाली लाइन, एंड लिमिट्स एनी चेंज इन लेंथ। इसका मतलब जो डेल्टा एल कंप्रेसिव मिला, तो बेटा लाइन ऑफ जो डेल्टा एल कंप्रेसिव मिला वो किसको बैलेंस कर रहा है? डेल्टा एल एक्सपेंशन। एग्जांपल में लाइन ऑफ साइट चेंज ये कहां से आया? हीट से। और ये कहां से आया? स्ट्रेस से। अब बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले हीट की वजह से रॉड एक्सपैंड करना चाहा, पहले हीट की वजह से रॉड एक्सपैंड करना चाहा। कितना? डेल्टा एल। कितना एक्सपैंड करेगा? एल अल्फा डेल्टा टी। हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? डेल्टा टी। रॉड कितना एक्सपैंड करना चाहा? डेल्टा एल, वे डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहां तक आगे निकल गए, लेकिन फिर क्या किया हमने कहा यार ये एक्सपैंड करना चाहे, एक्सपैंड करने नहीं देंगे, दीवारों में से दबा हुआ है, तो दीवार में क्या लगाया? स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या आया इसमें? कंप्रेसिव स्ट्रेन। कितना? डेल्टा एल लेंथ। और इतना दबाया एंड लिमिट्स एनी चेंज इन लेंथ। दीवार ने इसको इतना दबाया, यहां पे बेटा सबसे बड़ी चीज नो बेंडिंग। थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि ये पेड़ यहां ना होके मुझसे थोड़ा दूर होता, नो बेंडिंग एंड नो चेंज इन लेंथ। दीवार ने इतना दबाया कि लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो इसका मतलब डेल्टा एल ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ इतनी जल्दी नहीं चेंज होती। सोचो दोनों का डेल्टा एल मैनेज, हीट ने एक्सपैंड किया, स्ट्रेस ने दबा दिया। अब बेटा हम लोग आते हैं स्ट्रेन पे। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा एल की वैल्यू इज डेल्टा एल के बराबर है, व्हिच इज एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल कैंसिल, स्ट्रेन आ गया अल्फा डेल्टा। खिड़की से बेटा अब यहां से हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस तो क्या उन पहाड़ों में भी वही स्ट्रेन बेटा किसके बराबर होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ लीनियर रॉड का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर? बगल में पेड़ है वो तो फर फर भग रहे। लीनियर रॉड का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर? दूर ऑब्जेक्ट को देखूं, लीनियर रॉड का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर? गामा के। तो बेटा यहां से स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस इज खिड़की के बाहर जो खंबे हैं पेड़ है, स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते थे ना हम लोग, याद है? स्ट्रेस इज गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो गामा सॉरी सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा, और स्ट्रेन कितना है? अल्फा डेल्टा। जैसे जैसे चीज दूर होती जा रही है, व्हाट इज स्ट्रेस? उनका व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? उनके साथ हमारी जो लाइन यहां पे मान लो फोर्स F लग रही है
और एरिया ए है, डिफिकल्ट होता मतलब तो फोर्स पर line यूनिट of एरिया, sight तो सिग्मा इज फोर्स पर यूनिट एरिया गामा अल्फा डेल्टा टी। बड़े यहाँ से F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा। सपोज करो जब आप मून देखते हो, F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ये याद होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा टी। F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा टी। क्लियर कि नहीं लगता क्लियर कि वो हमारे याद होना चाहिए, साथ चल रहा है। याद रहे। मैं तो बचपन में बड़ा कंफ्यूज गामा ए अल्फा डेल्टा टी, गामा ए अल्फा डेल्टा टी, तो मुंह इधर खिसक गामा ए अल्फा डेल्टा। सर भूल गए तो, उसे कैसे पता, सर भूल गए तो क्या करेंगे सर? पकड़ा हुआ हूं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू गामा। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बस ये वाला चिपका देना, हीट वाला। ऑब्जेक्ट होगा हमसे, भूल गए सर एग्जाम में तो क्या करें? कुछ नहीं करें। मान लो सर नहीं याद रहा तो, अरे नहीं याद रहा तो चेंज होगी। सर इतना लंबा नहीं याद, सर कमजोर है सर। सर अरे सर बचपन में एक बार झूले से गिर गया था सर, बचपन में झूले गिरे थे, सर पे लग गई, तब से सब भूल जाता हूं। अगर ऐसा कुछ रहे, नहीं याद रहे तो क्या करेंगे? सिंपल बेटा जी, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन इज इक्वल्स टू बेटा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू गामा। बस बेटा डेल्टा एल की जगह क्या चिपका देना? डेल्टा एल की जगह अल्फा डेल्टा टी चिपका देना, सब सही हो जाएगा। लेकिन भगवान तुम्हारा भला करे बच्चा, सब सही हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे होते हैं ना बचपन में झूले से गिर जाते हैं, फिर उनके सर पे चोट होती है। मून को देखने में कहा क्लियर है? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? साला ये तो और भी दूर है। ये तो एक बच्चा ऐसे कर रहा है, बोलो है ना? कितनी दूर है? ये क्या है? क्या यानी क्या है ये? इसी को बोलते हैं पैरलेक्स। क्या है ये चीज? ये क्या होता है? किसको बोलते हैं पैरलेक्स? व्हाट इज दिस? जितना लंबा मेरे को समझ में नहीं आया। मुंडी दिखाओ भाई, मुंडी क्यों छुपा रहे हो? जितनी दूरी पर ऐसी कौन सी हरकत की है कि मुंह छुपाने लाइन ऑफ साइट हमारी चेंज होना मुश्किल हो जाता है, फिर आगे हमारे साथ ही चलना चालू कर देता है। F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा डेल्टा टी। आपको मथुरा से लेके अलीगढ़ जाना पड़ेगा, गामा ए अल्फा डेल्टा टी दिखेगी। चले इतनी लंबी डिस्टेंस चलोगे तब थोड़ी बहुत लाइन। ये कौन सा स्टाइल छोटी मोटी डिस्टेंस में तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे इससे क्या मिलेगा? छोटी मोटी डिस्टेंस चलोगे कह रहे हैं दाव तो आपको ये लगेगा दाव दो भाई, जो भी दाव है। डांस जल्दी बोलो, मेरे ये एग्जांपल समझ में आए? पैरलेक्स को बहुत जल्दी समझा दूंगा। क्वेश्चन 5 व्हेन अ रॉड इज हीटेड EAMCET 1997 व्हेन अ रॉड इज हीटेड बट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग। देखो जरा क्या रॉड के साथ कितनी गलत काम कर रहे हैं। व्हेन अ रॉड इज हीटेड बट प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपैंडिंग, हीट भी करेंगे एक्सपैंड भी नहीं करने देंगे। The stress developed is independent of, बताएं, when a rod is heated but prevented from expanding, the stress developed is independent of। बेटा क्या बनता है स्ट्रेस? यहाँ पे स्ट्रेस कितना बनता है? गामा अल्फा डेल्टा टी, यही बनता है। इस थर्मल स्ट्रेस कल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? थर्मल स्ट्रेस यही बनना था, गामा अल्फा डेल्टा टी, है ना? सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा अल्फा डेल्टा टी। अब The stress developed is independent of material, बेटा गामा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। Rise in temperature relative डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ रॉड लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? सी लेंथ ऑफ रॉड पे डिपेंड बस ये कि ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर होगा तो हमारे साथ चलने की कोशिश करता है। बस किसका स्टेप है? अरे किसी का स्टेप नहीं यार, बहुत लोग डालते हैं इसमें भी। नाम ले लो, हर चीज में नाम ले लो। कल पूरा कराऊंगा बस, पैरलेक्स कल, बाकी तो कल पूरा करा दूंगा। पता नहीं क्या ठीक है, बस कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। तो पता है ना आपको, जो थोड़े लेट टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसका है अल्फा 1, इसका है अल्फा 2 एंड यंग्स मॉडुलस गामा 1 एंड गामा 2। गामा 1 एंड गामा इसकी छोटी सी जरूरत respectively are fixed between two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo same increase in temperature. क्या हो रहा है? Same increase in temperature. Delta T इसका और delta T इसका बराबर है। The rods are heated